नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा फेज जिससे कई पुरुष गुजरते हैं पर अक्सर इस बारे में ना खुलकर बात नहीं होती। मेरा मतलब है 40 की उम्र के बाद जीवन में जो बदलाव आते हैं, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं होते, ये रिश्तों, करियर, यहाँ तक कि खुद की पहचान से भी जुड़े होते हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं, कुछ केस स्टडीज भी हैं जो पुरुषों के इस मिडिल एज वाले अनुभव पर काफी गहराई से नजर डालते हैं। और ये स्रोत काफी, कहना चाहिए, बेबाक हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने रखते हैं जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परतों को एक एक करके खोलें, बिना किसी लाग लपेट के। जैसा कि स्रोत कहते भी हैं, ये एक तरह का छिपा हुआ सच है। मतलब महसूस तो बहुत लोग करते हैं पर शायद कह नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे 40 के बाद दुनिया आपको अलग तरह से देखने लगती है, या कभी-कभी तो खेल के नियम ही बदल जाते हैं और किसी ने पहले बताया ही नहीं होता। चलिए इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि 40 के बाद कुछ चीजें ना हाथ से फिसलती हुई सी महसूस होती हैं। और ये सिर्फ अरे भाई उम्र बढ़ रही है वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो शरीर के अंदर की केमिस्ट्री और समाज का बदलता बर्ताव, इन सब का बड़ा हाथ है। तो ये बदलाव आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो ये स्रोत सामने लाते हैं वो ये कि इन बदलावों की जड़ें अक्सर हमारी बायोलॉजी में होती हैं, हमारे जीव विज्ञान में। इसे सिर्फ विल पावर या सोच की कमी मान लेना ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। शरीर के अंदर असल में केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। स्रोत बताते हैं कि 30 की उम्र के बाद पुरुषों में इसका लेवल हर साल करीब 1 से 2% कम होने लगता है। हर साल 1-2% सुनने में तो कम लगता है। हाँ, सुनने में कम लगता है, लेकिन आप सोचिए 50 की उम्र तक आते आते ये गिरावट लगभग 30% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ओह, 30%, ये तो काफी ज्यादा है। जी, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है और इसका असर सिर्फ एक चीज पर नहीं पड़ता, ये कई चीजों को प्रभावित करता है। जैसे एनर्जी लेवल्स में कमी आना। स्रोत इसे माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी लॉस से जोड़ते हैं। मतलब आसान भाषा में कहूं तो हमारे शरीर की सेल्स के जो पावर हाउस होते हैं ना, उनकी काम करने की क्षमता घटने लगती है। अच्छा। तो इससे शारीरिक और मानसिक थकान दोनों ज्यादा महसूस होती हैं। फिर पहले जैसा जोश या क्या कहते हैं ड्राइव महसूस ना होना, एंजाइटी का बढ़ना और नींद के पैटर्न में गड़बड़ी आना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। और नींद ठीक ना हो तो आपको पता ही है, याददाश्त और इमोशंस को संभालने की क्षमता, मतलब इमोशनल रेजिलियंस, दोनों पर असर पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो आमतौर पर जो लक्षण दिखते हैं वो हैं जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा जल्दी आना, जिन कामों में पहले बहुत मजा आता था उनमें अब दिलचस्पी कम हो जाना, सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें आना, किसी चीज पर फोकस करना मुश्किल लगना और एक तरह की मोटिवेशन की कमी महसूस होना, जैसे अंदर से कुछ खाली खाली सा लगना। और सबसे जरूरी बात जो ये विश्लेषण हमें समझाते हैं वो ये है कि ये सब काफी हद तक न्यूरोकेमिस्ट्री का खेल है। ये किसी की पर्सनल फेलियर या कमजोरी का सबूत नहीं है। स्रोत इसे एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन कहते हैं, मतलब एक व्यवस्था का टूट-फूट, ना कि सिर्फ एक व्यक्तिगत नाकामी। इस सच्चाई को मानना ही शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, ये बायोलॉजिकल पहलू समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये बताता है कि ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, जैसा आपने कहा। लेकिन फिर एक सवाल उठता है मेरे मन में, अगर ये सब काफी हद तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वजह से है, तो फिर 40 के बाद रिश्ते, खासकर पति पत्नी के रिश्ते, इतने क्यों बिगड़ने लगते हैं? स्रोत बताते हैं कि तलाक के मामले बढ़ जाते हैं, पार्टनर इमोशनली दूर होने लगते हैं। तो क्या इसकी वजह सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कम होना या सेक्स ड्राइव में कमी आना है, या कुछ और भी है? ये बहुत ही अहम सवाल है और स्रोतों के अनुसार मामला सिर्फ सेक्स ड्राइव से कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे स्रोत पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी? हाँ, पोलैरिटी। इसे हम एक तरह का आकर्षण का चुंबकीय खिंचाव समझ सकते हैं, जो अक्सर आपकी कथित सामाजिक स्थिति, आपकी ताकत या जिसे स्टेटस कहते हैं उससे जुड़ा होता है। जब एक पुरुष अपनी पहले वाली ताकत, वो महत्वाकांक्षा या वो जिसे कहें दम, उसमें कमी महसूस करने लगता है, और ये कमी चाहे बाहरी दुनिया में हो, करियर में या फिर अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो,
तो रिश्तों में वो जो आकर्षण का संतुलन होता है ना, वो अनजाने में बदलने लगता है। अच्छा, अनजाने में? हाँ, स्रोत इसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से भी देखते हैं। मतलब हमारी जो पुरानी जैविक वायरिंग है, ये जरूरी नहीं कि जानबूझकर हो, लेकिन जब एक साथी, अक्सर महिला साथी, पुरुष में वो पहले वाली चमक या वो अथॉरिटी कम महसूस करती है, तो अनजाने में ही एक भावनात्मक दूरी बनने लगती है। और ये स्थिति पुरुष के अंदर शर्मिंदगी या एक तरह की हीन भावना पैदा कर सकती है, जिससे वो और पीछे हट जाता है या डिफेंसिव हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। मतलब शर्मिंदगी, फिर पीछे हटना, फिर और दूरी। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। पुरुष की शर्मिंदगी उसे पीछे हटने पर मजबूर करती है। साथ ही इस दूरी को शायद उदासीनता या रिश्ते में दिलचस्पी की कमी समझ सकता है, जिससे वो और दूर हो जाता है। इससे पुरुष को और ज्यादा शर्मिंदगी या रिजेक्टेड महसूस होता है और ये चक्र फिर गहराता जाता है। स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि कई बार रिश्ते टूटने की वजह कोई बेवफाई नहीं होती, बल्कि ये लंबी ठंडी खामोशी होती है जो सालों तक पनपती रहती है। ये तो काफी गहरी बात है। हाँ, और ये सुनने में शायद कुछ लोगों को अनुचित लगे, नाइंसाफी लगे। कई पुरुष सोचते हैं कि भाई मैंने परिवार के लिए इतना कुछ किया, इतने त्याग किए, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन स्रोत इसे हमारी जो हजारों साल पुरानी जैविक वायरिंग है और आज की जो मॉडर्न सामाजिक हकीकतें हैं, उनके बीच एक टकराव की तरह देखते हैं। खास तौर पर घर के अंदर अपनी शक्ति, अपना महत्व या अपनी जगह खो देना, ये एहसास अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि घर को अक्सर पुरुष अपनी पहचान का जैसे आखिरी किला मानते हैं। ये तो वाकई रिश्तों की एक बिल्कुल अलग परत खोलता है, जो शायद हम आमतौर पर नहीं सोचते। तो जब कोई पुरुष अपनी ये कोर स्ट्रेंथ, ये दम, ये पोलैरिटी जैसा आपने कहा, जब वो इसे खोता हुआ महसूस करता है, तो उसके अंदर, उसके मन में असल में क्या चल रहा होता है, क्या उथल पुथल मच रही होती है? स्रोत इस आंतरिक अनुभव के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव अक्सर एक पहचान के संकट जैसा होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। आप सोचिए, अगर किसी की पहचान सालों से उसके अचीवमेंट्स पर, उसकी ताकत पर, समाज में उसकी हैसियत पर या उसके आकर्षण पर टिकी हुई है, और अब उन चीजों में कमी आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा वजूद ही हिल गया हो। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं कौन हूं। तो इस अंदरूनी उथल पुथल से निपटने के लिए पुरुष अक्सर दमन का सहारा लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं। लेकिन दबी हुई भावनाएं कहीं ना कहीं तो निकलेंगी, है ना? स्रोत बताते हैं कि ये दो मुख्य तरीकों से बाहर आ सकती हैं। या तो गुस्सा बाहर की तरफ फूटता है, जैसे बेवजह दूसरों पर चिल्लाना, छोटी बातों पर भड़क जाना, दूसरों में गलतियां निकालना। अच्छा। या फिर ये अंदर ही अंदर खोलता रहता है और अवसाद, निराशा या गहरी उदासी का रूप ले लेता है। एक और दिलचस्प रिएक्शन जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, वो है लास्ट स्टैंड या आखिरी लड़ाई वाली मानसिकता। लास्ट स्टैंड वो क्या होता है? इसमें व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो वो कंट्रोल वापस पाने के लिए या फिर से जिंदा महसूस करने के लिए कुछ बड़ा, कुछ ड्रामेटिक करने की कोशिश करता है। जैसे अचानक बहुत रिस्की फैसले लेना, सालों पुरानी नौकरी छोड़ देना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर लेना या अपने पूरे करियर को ही दांव पर लगा देना। ये एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा जैसा होता है, लेकिन अक्सर ये हालात को और बिगाड़ देता है। समझ रही हूँ। कुछ पुरुष चुपचाप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। बाहर से दिखाते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। कुछ अचानक किसी दिन फट पड़ते हैं, सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आ जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी, एक नई पहचान की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये जानना भी जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि दुखद रूप से पुरुषों में 40 की उम्र के बाद आत्महत्या की दर भी काफी बढ़ जाती है। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, जबकि कई दूसरे लोग इस अंदरूनी दर्द या खालीपन से बचने के लिए खुद को सुन करने के रास्ते अपना लेते हैं, जैसे शराब, नशीली दवाएं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, काम में पूरी तरह डूब जाना या अफेयर्स, मतलब कुछ भी जो उन्हें उस असहज सच्चाई का सामना करने से बचा सके। ये तस्वीर तो काफी गंभीर और चिंताजनक है। ये समझना कि ये सब इतने सारे पुरुषों के साथ हो सकता है, ये अपने आप में बहुत अहम है। स्रोत कुछ ऐसे अनकहे नियमों का भी जिक्र करते हैं जिनका सामना पुरुष 40 के बाद करते हैं, लेकिन जिनके बारे में उन्हें पहले से कोई अंदाजा नहीं होता। ये नियम क्या है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, ये छिपे हुए नियम वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है।
ये ऐसे नियम हैं जो जैसे खेल के मैदान को ही बदल देते हैं, लेकिन जिनकी रूल बुक किसी को नहीं मिलती। स्रोत इनमें से कुछ की पहचान करते हैं। पहला नियम है अदृश्यता, इनविजिबिलिटी। अदृश्यता। हाँ, अचानक से ऐसा महसूस होना कि आप पर कम ध्यान दिया जा रहा है, जैसे मीटिंग्स में आपके सुझावों को पहले जैसा वजन नहीं मिलता, या सामाजिक मौकों पर लोग आपको उतना नोटिस नहीं करते, खासकर युवा पीढ़ी या महिलाएं आप जैसे भरे कमरे में भी अनदेखा महसूस कर सकते हैं। ये समझना कि ये आपकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि उम्र के साथ आने वाला एक सामाजिक बदलाव हो सकता है, ये जरूरी है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है प्रामाणिकता विरोधाभास, ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। स्रोत बताते हैं कि जब पुरुष ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश करते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाते हैं, तो कई बार उन्हें परिवार या दोस्तों से पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये उनकी पुरानी मजबूत, सब संभालने वाले मर्द की छवि से मेल नहीं खाता। तो ज्यादा खुलने की कोशिश कभी कभी उल्टी पड़ सकती है। ये जानना आपको शायद थोड़ी अनावश्यक चोट से बचा सकता है। ओके, तीसरा नियम? तीसरा है प्रतिस्पर्धा रीसेट, कंपटीशन रीसेट। अब आपकी तुलना आपके आज के साथियों से कम होती है और आपके ही यंगर सेल्फ से ज्यादा होती है। लोग या आप खुद ये सोचने लगते हैं कि अरे पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो मैं ज्यादा एनर्जी थी। ये एक अंतहीन और अक्सर हताश करने वाली तुलना बन जाती है। हाँ, ये तो होता है। चौथा नियम है विरासत का दबाव, लेगेसी प्रेशर। अब आपको सिर्फ इस बात पर नहीं आंका जाता कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस पर भी कि आपने क्या हासिल नहीं किया, क्या कमी रह गई, आप पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। भविष्य के साथ साथ अतीत का बोझ भी भारी लगने लगता है। और पांचवा, जिसे स्रोत स्वास्थ्य का धोखा कहते हैं, हेल्थ बिट्रेयल। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं, वो अभी भी वही पुरानी शक्ति, वही ऊर्जा जाती हैं, लेकिन शरीर अब उतना साथ नहीं दे पाता। छोटी मोटी बीमारियां, थकान, रिकवरी में ज्यादा समय लगना, ये सब सच्चाई बन जाती है। मन और शरीर के बीच ये तालमेल बिठाना एक चुनौती बन जाता है। सही बात है। इन नए अनकहे नियमों को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, क्योंकि इससे आप गलत लड़ाइयां लड़ने से बच सकते हैं। आप उन चीजों के लिए जूझना बंद कर देते हैं जो अब शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं और बदली जा सकती हैं। ये नियम तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। और जैसा कि स्रोतों में दिए गए वास्तविक जीवन के उदाहरण दिखाते हैं, इन नियमों को न समझना या अनदेखा करना अक्सर गहरे संघर्षों को जन्म देता है। चलिए कुछ केस स्टडीज देखते हैं जो इन बातों को और स्पष्ट करेंगी। स्रोत में ऑफिस पॉलिटिक्स, टूटते रिश्ते, पहचान की तलाश जैसे कई उदाहरण हैं। मुझे खास तौर पर वो हिस्सा दिलचस्प लगा जहां डार्क साइकोलॉजी का जिक्र आता है, न सिर्फ बाहरी दुनिया में बल्कि हमारे अंदर भी। बिल्कुल, केस स्टडीज इन विचारों को एकदम ठोस रूप देती हैं, और डार्क साइकोलॉजी वाली बात बहुत अहम है। यहाँ इसका मतलब सिर्फ दूसरों द्वारा किया गया मैनिपुलेशन या धोखा नहीं है, बल्कि वो आंतरिक स्क्रिप्ट, वो गहरे बैठे हुए भ्रम और वो सेल्फ सैबोटाज के पैटर्न्स भी हैं जो व्यक्ति अनजाने में खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है। सेल्फ सैबोटाज मतलब खुद का ही नुकसान करना। हाँ, अनजाने में। उदाहरण के लिए दीपक का केस स्टडी लेते हैं। स्रोत बताते हैं कि दीपक लगातार ये कहानी दोहराता था कि मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। ऊपरी तौर पर यह त्याग की कहानी लगती थी, लेकिन असल में ये नैरेटिव उसे दूसरों से भावनात्मक रूप से काट रहा था। वो खुद को एक विक्टिम के रूप में देखता था जिससे सहानुभूति पाने की कोशिश करता था, लेकिन अनजाने में अपने ही प्रियजनों को दूर धकेल रहा था। ये उसकी आंतरिक डार्क साइकोलॉजी थी। अच्छा। एक ऐसी कहानी जो उसे सच्चाई का सामना करने से रोक रही थी और उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही थी। एक और उदाहरण विक्रम का है। विक्रम को अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक था। स्रोत बताते हैं कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसका शक इतना गहरा था कि वो लगातार सवाल जवाब करता, जासूसी करता और पत्नी पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता। इस प्रक्रिया में उसने अनजाने में रिश्ते में इतना जहर घोल दिया कि वही स्थिति पैदा होने लगी जिससे वो डरता था। मतलब विश्वास का पूरी तरह टूट जाना। उसका अपना संदेह ही उसके रिश्ते के टूटने का कारण बन गया। ये भी आंतरिक भ्रम और आत्म तोड़फोड़ का एक उदाहरण है। तो मतलब बाहरी चुनौतियां तो होती ही हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में अपनी अंदरूनी स्क्रिप्ट्स की वजह से हालात को और बिगाड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया या दूसरों से नहीं होती। वो अपने अंदर के डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपनी गलत धारणाओं और अपने अहंकार से होती है।
जैसे वो मार्क का ऑफिस में शक असल मुद्दे से भटका हुआ था, या अमित का बाहरी तारीफ पर फोकस उसे अंदर से खोखला कर रहा था। ये सब इसी आंतरिक संघर्ष के उदाहरण हैं। हालांकि सब कुछ निराशाजनक नहीं है। स्रोत कुछ ऐसे मामलों पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे सुरेश का उदाहरण, जहां व्यक्ति इस मुश्किल दौर से उभर पाता है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। तो रास्ता क्या है? हाँ, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं होता। इसमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है, अपनी भावनाओं का ईमानदारी से सामना करना, मदद मांगना, चाहे वो थेरेपी हो या दोस्तों और परिवार का सहारा, और सबसे जरूरी अपनी भूमिका को समझना कि हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये आत्म जागरूकता और बदलाव की इच्छा ही वापसी का रास्ता खोलती है। तो आज की इस गहरी बातचीत का अगर सार निकाले तो ये समझ आता है कि 40 के बाद पुरुषों का जीवन कई वास्तविक और जटिल बदलावों से गुजरता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, हर लेवल पर। और ये बदलाव अक्सर चुपचाप अकेले ही झेले जाते हैं, जिससे शक्ति कम होने, रिश्ते बिगड़ने और पहचान खोने जैसे सामान्य पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। और ये सिर्फ सोच की बात या मिड लाइफ क्राइसिस का कोई फैशनेबल लेबल नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण है, जैसा हमने देखा। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात जो बार बार उभर कर आई वो ये है कि इन गतिशीलताओं को, खासकर अंदरूनी दुनिया में क्या चल रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये जानना कि ये व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि बदले हुए नियम, बदलती बायोलॉजी और सामाजिक उम्मीदों के बीच फंस जाने का नतीजा हो सकता है। ये जानना ही काफी राहत दे सकता है। हाँ, ये एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। स्रोत नृत्यमा बाहरी चुनौतियों और लक्षणों का ब्यौरा देते हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में पुरुषों की अपनी आंतरिक भूमिका पर भी काफी जोर देते हैं, जैसे आत्म तोड़फोड़, सच्चाई से मुंह मोड़ना या पुरानी पड़ चुकी धारणाओं से चिपके रहना। केस स्टडीज ने दिखाया कि कैसे ये अंदरूनी पैटर्न बाहरी संकटों को जन्म दे सकते हैं या उन्हें और गहरा बना सकते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में उठता है। स्रोत दर्द को स्वीकार करने, ईमानदारी बरतने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने की बात करते हैं, जो निस्संदेह महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम सिर्फ मुश्किल आने पर प्रतिक्रिया करने से आगे बढ़ सकते हैं? क्या केस स्टडीज में बताए गए गंभीर संकटों तक पहुंचने से पहले ही इन अंदरूनी स्क्रिप्ट्स को, उन आत्मसीमित धारणाओं और व्यवहारों को जो हमें पीछे खींचती हैं, क्या उन्हें सक्रिय रूप से पहचानने और उन्हें बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? ये शायद आगे और गहराई से सोचने और खोजने का विषय है।